हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट विज्ञान, और विज्ञान में चल रहा है कक्षा 10 का दूसरा पार्ट। 10 का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका अम्ल, सारक एवं लवण। अम्ल, सारक एवं लवण, ये हमारा दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर पहले के वीडियो देख लीजिए। इससे पहले पहला पार्ट पढ़ा है, उसको आप देख लीजिए। उस पहले पार्ट के नोट्स जो है वो आपको फ्री में हमारे प्रव्या एकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके नोट्स भी देख लीजिएगा। चलिए अपन बात करते हैं हमारे इस आगे की कि अम्ल, सारक और लवण में हमने बहुत सारी बातें करी। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, सारक क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई अम्ल और सारक, अम्ल एवं सारक, अम्ल एवं सारक कितने प्रबल होते हैं, सारक कितने प्रबल होते हैं, प्रबल होते हैं। देखो भाई, कितने प्रबल होते हैं, प्रबल का मतलब आप समझो कितने मजबूत होते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक हम लोगों ने सूचक निश्चित किया। आपको पता है अम्ल का पता लगाने के लिए, सारक का पता लगाने के लिए कोई सूचक होता है ना, तो हमारे पास सूचक होता है, उससे हम पता लगाते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या सारक है। कोई पदार्थ क्या है आपका, अम्ल है या सारक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, सूचक। लेकिन हम लोगों ने एक सूचक निर्माण किया जिसको कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। कौन सा सूचक, सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक कोई ऐसा कुछ नहीं है। सार्वत्रिक सूचक बहुत सारे अलग अलग सूचकों का मिश्रण है। बहुत सारे सूचकों का क्या है, ये मिश्रण है भाई। बहुत सारे सूचक थे, उनको मिला करके हमने एक सूचक बनाया जिसे अपन बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। भाई बात समझ आ रही है कि सार्वत्रिक सूचक ऐसे हैं कि भाई सूचक होते हैं जो आपका अम्ल या सारक का पता लगाते हैं। बहुत सारे सूचकों के मिश्रण से हमने क्या बना लिया, सार्वत्रिक सूचक बना लिया। बहुत सारे सूचकों से क्या बना लिया, सार्वत्रिक सूचक बना लिया। ये आपके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये देखते हैं किसी भी विलयन के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर H+ आयनों की संख्या मापते हैं। किसकी संख्या मापते हैं, H+ आयन की संख्या मापते हैं, की संख्या को मापते हैं। आई बात समझ में। ये सूचक क्या करते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर, आपने कोई विलयन लिया, उसके अंदर H+ आयन कितने, बस ये क्या मापेंगे, किसी भी विलयन के अंदर कौन से आयन कितने हैं, H+ आयन कितने हैं। ठीक है ना, सिंपल बात है। तो इस तरह से ये एक सार्वत्रिक सूचक बना जिसे हम लोगों ने क्या कहा, जिसे हम लोगों ने कहा pH स्केल। कौन सा स्केल कहा भाई, pH स्केल। pH स्केल सार्वत्रिक सूचक बनाया जिसे हम लोगों ने क्या कहा, pH स्केल। अब बताओ pH स्केल करता क्या है। pH स्केल कुछ नहीं, एक सार्वत्रिक सूचक है जो किसी भी विलयन के अंदर H+ आयनों की संख्या या H+ आयनों की सांद्रता को मापते हैं। सिंपल बात, H+ आयनों की संख्या या H+ आयनों की सांद्रता को मापने का काम करता है। सिंपल। तो मापने के लिए हम लोगों ने एक स्केल का निर्माण किया, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, pH स्केल। सिंपल बात है कि अगर आप लोगों के किसी भी विलयन में H+ आयनों की संख्या को मापना है तो उसके लिए हमने एक स्केल विकसित किया है, हमने एक स्केल बनाया है जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा भैया, pH स्केल। अच्छा, इसमें जो P है, P जो है वो किसका क्या बताता है, P बताता है पोटेंस। पोटेंस, पोटेंस या इसे बोलते हैं पूछताछ। ये आपके जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। सिंपल। आपसे एग्जाम में 1 नंबर का
क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएच स्केल में पी क्या है? पीएच स्केल जो है उसमें पी क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताओगे? पी पोटेंस होता है या उसे पूछांश बोलते हैं, ये जर्मन भाषा का है और इसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर आप सीधा सीधा लिखोगे पी क्या है तो शक्ति है, शक्ति है तो भी आपका सही हो जाएगा, सिंपल बात। एच क्या है? ये एच है, एच प्लस आयन। तो हाइड्रोजन आयन जो है उसकी शक्ति कितनी है किसी भी विलयन के अंदर, उसको मापने के लिए हमने जो स्केल बनाया है उस स्केल को हम लोग कौन सा स्केल कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। सिंपल बातें हैं। चलिए भाई अब देखो पीएच स्केल है क्या, अब देखते हैं अपन पीएच स्केल जो है वो क्या मामला है। तो देखो पीएच स्केल जो है वो 0 से लगाकर आपका 14 नंबर तक एक स्केल विकसित किया है जिसमें 0 से लगा करके 14 नंबर है। मान लो ये आपका इस तरह का स्केल है, तो इसमें कहां से कितने, यहाँ ये 0 से स्टार्ट होता है ऐसा स्केल है और लास्ट तक कितना जाता है? 14 तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो 20 में होता है वो होता है 20 में होता है वो होता है 7, ठीक है। ये सिंपल सा स्केल है। इसमें ये है कि यहां से आप इस तरह से यहां पर मान लो आपके कौन सा आयन है? H प्लस आयन है, H प्लस आयन है, इस तरह से आपके H प्लस आयन है। मतलब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा H प्लस आयन, यहाँ पर थोड़े कम 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 कम, यहाँ पर आते आते बिल्कुल कम H प्लस आयन हो जाते हैं। सिंपल। इसका मतलब जहाँ ज्यादा H प्लस आयन उसका ये pH नंबर कितना? 0 है ना, और सबसे कम H प्लस आयन वहां पर इसका pH नंबर कितना? 14। अच्छा तो यहाँ पर H प्लस आयन ज्यादा है तो OH माइनस आयन अपने आप कम हो जाएंगे। यहाँ पर H प्लस आयन कम है तो OH माइनस आयन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल बात है ये तो। चलो भाई अब देखो यहाँ पर अम्ल और क्षार मापते कैसे हैं? देखो यहां से इधर आप आते हो ना, 7 से इधर, तो अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। आई बात समझ में? इधर आ रहे हो तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। अगर आप 7 से इधर जा रहे हो, 7 से इधर जा रहे हो तो आपकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। सिंपल बात है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। सिंपल है, इधर जाएंगे क्षारीय प्रकृति बढ़ती और इधर आते हैं तो अम्लीयता बढ़ती या अम्लीय प्रकृति बढ़ती, इधर आ रहे हैं तो ठीक है। और अगर आप 7 पे हैं, अगर बराबर 7 पे ही है, अगर बराबर 7 पे ही है तो वो ना तो क्षारीय है ना क्या है अम्लीय, वो क्या है? उदासीन है। अगर मान लो आप लोगों ने क्या किया, कोई विलयन लिया और उसका पीएच मान जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा है? अम्ल है या क्षार? तो वो दोनों ही नहीं है, वो कौन सा है? उदासीन है, ठीक है। सिंपल बात है। अगर किसी का पीएच मान लो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 आ रहा है, तो बताओ कौन विलयन कौन सा होगा? अम्लीय या क्षारीय या उदासीन? इधर आ रहा है 7 से तो अम्लीय होगा, और अगर इधर आ रहा है तो वो आपका विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा, और 7 पर ही है तो विलयन आपका क्या होगा? उदासीन ही होगा। सिंपल बात है। चलो भाई अब देखो जैसे कुछ पीएच मान आप लोगों को पता रखना है। जैसे जठर रस है, कौन सा रस है? जठर रस। इसका पीएच होता है 1.2 लगभग, है ना। ये मान सारे एकदम निश्चित नहीं है, लगभग माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मान जो है वो कितना है? 1.2 आपका किसका होता है? जठर रस का पीएच। आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें नींबू की, तो नींबू का पीएच होता है लगभग 2.2, ठीक है। अच्छा शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर बात करें जठर रस है तो जठर रस अम्लीय है या क्षारीय है? कमेंट करके बताओ। नींबू क्या है? अम्लीय या क्षारीय है? कमेंट करके बताओ। और शुद्ध जल क्या है? अम्लीय या क्षारीय है? कमेंट करके बताओ। चलो ये तीनों के पीएच मान हो गए। इसके अलावा आप लोगों को रक्त का पीएच मान याद रखना।
रक्त मतलब आपका जो खून है, आपके अंदर जो खून है उसका पीएच मान आप याद रखिए लगभग आपका 7.4 के आसपास। 7 पॉइंट मतलब थोड़ा सा 7 से ज्यादा होता है। अच्छा 7 से ज्यादा है, इस साइड है थोड़ा सा, ठीक है ना, सिंपल बात है। इसके अलावा आप याद रखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम आएगा ये बताऊंगा मैं आगे। मैग्नीशिया नाम ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच होता है 10। पीएच कितना होता है 10, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम आएगा अभी आगे आएगा, ठीक है ना, वहां बताएंगे आपको। और आपका NaOH, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या कमेंट करके बताओ, इसका नाम क्या कमेंट करके बताओ। इसका पीएच होता है 14, ठीक है, सिंपल। ये नाम आप लोगों को और इनके पीएच मान याद रखना है, ठीक है। अच्छा देखो जठर रस है, एक ये 7 से इधर है, 1.2 है इधर है, तो ये क्या है अम्ल है, क्या है अम्ल है। नींबू 2.2 7 से कम, इसका मतलब ये भी क्या है अम्ल है। और शुद्ध जल इसका मान कितना 7 है, तो ये ना तो इधर है ना इधर है, तो शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है उदासीन होता है। NaOH का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सिंपल बात। चलो भाई अब इसको और देखते हैं। अच्छा अब आप लोगों को देखना है, आपको कुछ नाम मिलेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और क्या होते हैं। यहां पर 3 चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है। एक तो मिलेगा प्रबल अम्ल, एक तो मिलेगा प्रबल अम्ल, एक मिलेगा दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। इस दोनों को पहले पढ़ो। प्रबल अम्ल कौन होते हैं, प्रबल अम्ल वे होते हैं जिसमें H+ आयन ज्यादा हो, जिसमें क्या हो H+ आयन ज्यादा हो, जिसमें क्या हो H+ आयन की संख्या ज्यादा हो। H+ आयन की संख्या ज्यादा, सिंपल बात। अगर किसी भी विलयन के अंदर H+ आयन बहुत ज्यादा है तो वो आपका विलयन जो है वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। अगर H+ आयन कम हो, H+ आयन की संख्या क्या हो, आयन कम हो, H+ आयन की संख्या क्या हो, कम हो, तो आपका विलयन कौन सा कहलाएगा भाई, कौन सा कहलाएगा दुर्बल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दुर्बल अम्ल कहलाएगा, सिंपल बात है। अगर आप लोगों से पूछे इसी तरह से दुर्बल और प्रबल सारक, प्रबल सारक क्या होंगे फिर, प्रबल सारक क्या होंगे फिर, जिसके अंदर OH- आयन ज्यादा हो। कौन सा आयन, OH- आयन ज्यादा हो, OH- आयन ज्यादा हो, आयन की संख्या ज्यादा हो, आई बात समझ में, ज्यादा हो। अच्छा अगर OH- ज्यादा है, अगर किसी विलयन के अंदर क्या OH- ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रबल सारक हो जाएगा। अगर पूछे दुर्बल सारक, ध्यान रखोगे ये सारे काम आएंगे आगे। और दुर्बल सारक, दुर्बल मतलब कमजोर, प्रबल मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब कमजोर, प्रबल मतलब मजबूत बहुत ताकतवर, और दुर्बल मतलब कमजोर। अगर OH- आयन क्या हो, OH- आयन क्या हो भाई कम हो, तो आपका क्या प्रबल सारक, सिंपल बात, ठीक है। ये आप लोगों को सिंपल सी बातें पता होनी चाहिए पीएच स्केल से संबंधित, ठीक है। चलो भाई मिटाते हैं इसको। ये सिंपल बातें हैं, आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रबल अम्ल प्रबल सारक, अभी हम आगे और बढ़ेंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल सारक को मिला रहे हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक को मिला रहे हैं, तो क्या क्या हो जाता है, उन बातों को अपन को पढ़ना है। उससे पहले आप लोगों को ये बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना वो ये याद होनी चाहिए। क्लास में जो जो चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उनको एक बार वापस पढ़नी भी पड़ती है, ठीक है ना। तो साथ साथ में पढ़ते जाइए, ठीक है, तब आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर याद नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, दैनिक जीवन में हमारे पीएच क्या काम आता है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पीएच का क्या महत्व है, पीएच का महत्व भाई, ये जो हम पीएच नंबर देख रहे थे, दैनिक जीवन में इसका कोई महत्व है क्या,
भाई हमारे कोई दैनिक जीवन में हम अपने जीवन में कोई इसका महत्व आता है क्या? अपन पूरे डेली के रूटीन में कोई महत्व है या नहीं है? तो देखो सबसे पहली बात आप देखो, जो पौधे होते हैं ना, पौधे और जंतु, पौधे व जंतु पीएच के संवेदनशील होते हैं। पौधे और जो जंतु होते हैं ना, वो एक निश्चित, उनका जो बॉडी है ना, उनका जो शरीर है, पौधों का या जंतुओं का शरीर एक निश्चित पीएच परास में काम करता है, निश्चित पीएच परास के अंदर कार्य करता है। ऐसे कि अगर मान लो हमारा शरीर है, मानव का शरीर है, तो ये लगभग 7 से लगाकर 7.8 पीएच के बीच में काम करेगा। इससे ज़्यादा हो जाएगी पीएच हमारे शरीर की तो भी गड़बड़, और इससे कम हो जाएगी तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए? एक निश्चित पीएच परास चाहिए। समझ में आया? अगर पौधा है तो पौधे का ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अम्ल दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं। अगर उसका शरीर है, उसका जो पौधे का शरीर है, उसको पूरा निश्चित पीएच परास चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पीएच मान दे दो उसको, ज़्यादा पीएच वाला कोई अंदर डाल दो खाद, या कम पीएच वाला डाल दो तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको जैसे हमारे शरीर की बात करें, मानव शरीर की, तो मानव शरीर का पीएच है वो सामान्यतः इसमें काम करेगा 7.0 से लगाकर 7.8 तक। इसे कम या ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है। जैसे देखो, आपने नाम सुना होगा अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। क्या होती है अम्लीय वर्षा? देखो भाई, होता ये है कि जब आप देखते हो कि जब पहली बार वर्षा होती है, जो साल की या मौसम की पहली वर्षा होती है, तो उसमें बहुत सारे अम्ल आ जाते हैं, जिसकी वजह से वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है। पीएच कितना कम हो जाता है? पीएच जो है वो 5.6 से कम हो जाता है। अगर 5.6 से पीएच मान कम हो जाता है तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये पानी जब कहाँ चला जाए? सीधा यहाँ ये नदियों में चला जाए। पानी कहाँ चला जाए? अम्लीय वर्षा का नदियों में चला जाए। अब नदियों में चला जाएगा तो वहाँ पर जो जीव रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो इससे ज़्यादा उनका पीएच मान से होता है तब काम करते हैं। अगर पीएच 5.6 से भी कम हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? तो वहाँ पर ये काम करना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पौधे और जंतु है, इनका जो जीवन चलता है उसमें पीएच का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलो भाई, पीएच का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। चलो अगली बात, और एक बात ध्यान रखो, आपने नाम सुना होगा शुक्र। कौन सा? शुक्र कौन सा? जो आपका कलवार था वो नहीं। शुक्र जो कलवार था वो नहीं। शुक्र आपका ग्रह, शुक्र ग्रह नाम है शुक्र ग्रह है। वहां पर क्या होता है? आपको सफेद और पीले बादल मिलेंगे। सफेद और पीले बादल मिलेंगे। ये किसके होते हैं? ये होते हैं H2SO4 के। ये किसके होते हैं? H2SO4 के, सल्फ्यूरिक अम्ल के। किसके होते हैं? इसका नाम ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल के आपके क्या है? ये सफेद पीले बादल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अच्छा एक बात बताओ, वहां पर हम रह सकते हैं क्या? शुक्र ग्रह पे रह सकते हैं हम? बताओ। क्योंकि हमारे शरीर का पीएच मान तो 7.0 से लगाकर 7.8 है। मतलब हम सामान्यतः हल्का सारीय माध्यम में हमारा शरीर कार्य करता है। अब वहां पर तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि वहां पर पूरा अम्लीय माहौल है। वहां पर बादल बने हुए सफेद पीले कलर के, तो वहां पर हम लोग रह ही नहीं सकते। दूसरा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये तो बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, तो वहां पर हमारा या किसी भी जीव का रहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह पर पीले या सफेद बादल है,
वो है किसकी वजह से, ध्यान रखना, H2SO4 की वजह से है। सिंपल बात है। चलो भाई नेक्स्ट बात और ध्यान दो, नेक्स्ट बात और ध्यान देखो, बगीचे की जो मिट्टी होती है ना, बगीचा होता है, बगीचे की मिट्टी, बगीचा होता है ना, बगीचे की मिट्टी, बगीचे की मिट्टी का पीएच, बगीचा की मिट्टी का पीएच, या आपके खेत की मिट्टी देख लो, खेत की मिट्टी। अच्छा बताओ क्या होता है कि जब हम लोग खेती करते हैं तो कुछ कोई भी फसल बोते हैं तो एक खेत के अंदर तो अच्छी होती है और कहीं दूसरा खेत है उस खेत में अच्छी नहीं होती है, तो हम वहां पर कोई दूसरी फसल बोते हैं। कहते हैं ना भाई इसके अंदर बाजरी अच्छी होती है इस खेत के अंदर, तो इसमें मूंग अच्छे होते हैं, इसके अंदर ग्वार अच्छा होता है। तो वो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि वहां की जो मिट्टी है ना उसका पीएच जो होता है ना वो अलग होता है। पीएच क्या होता है, अलग अलग होता है। पहली बात पीएच अलग होता है, तो विशिष्ट पीएच के अंदर ही आपका कोई भी पौधा उगता है, विशिष्ट पीएच में पौधा उगेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पीएच है तो बढ़िया मिट्टी है या कम पीएच है तो बढ़िया मिट्टी है, नहीं, एक विशिष्ट पीएच होगी तभी आपका कोई भी पौधा उगेगा या फसल होगी। खेत है तो फसल होगी, खेत है तो फसल होगी, तो फसल कब होगी, जब पीएच कितनी हो, जो फसल को सही है भाई, फसल को जितनी पीएच सही है उतनी ही पीएच होगी ना, तो ही आपकी फसल क्या होगी, होगी, है ना, होगी या अच्छी होगी, अच्छी फसल होगी। अगर पीएच कम ज्यादा है तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब पीएच का बगीचे की मिट्टी या आपके खेत की मिट्टी है उसमें भी महत्वपूर्ण रोल है ना। चलो भाई ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पाचन की बात करते हैं। पाचन में कोई पीएच का योगदान है क्या, हमारा जो पाचन है, पाचन, पाचन भोजन का पाचन होता है, पाचन में पीएच का योगदान, पाचन में पीएच। देखो भाई हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर एक अम्ल बनता है जिसका नाम है HCl। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो ये जो अम्ल है ये हमारे शरीर के अंदर बनता है। अब ये हमारे शरीर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, शरीर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। अगर ये अम्ल नहीं होगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भोजन के पाचन में भी हमारे इस अम्लों का या पीएच का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। अगर भाई आप समझो अगर ये अम्ल नहीं बना तो क्या हो जाएगा, खाना ही नहीं पचेगा, है ना। तो पीएच का यहाँ पर भी महत्व हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, कई बार क्या होता है, ये जो HCl है ना हमारे पेट में अधिक हो जाता है। HCl क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। HCl अधिक हो जाता है जिसे अपन कहते हैं एसिडिटी होगी, एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी, या इसे बोलते हैं अपस, एसिडिटी हो जाती है। अगर हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एसिडिटी या अपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपस। इससे क्या होता है, इससे पेट दर्द होगा। क्या होगा भैया, पेट दर्द, और क्या हो जाएगी, प्लस जलन होगी पेट के अंदर। पेट के अंदर क्या होगा, जलन, पेट जलता रहेगा। इसका कारण क्या है, पेट के अंदर HCl ज्यादा हो गया, अम्ल ज्यादा हो गया है ना, इसे बोलते हैं एसिडिटी। अब इसको कम करना है तो अच्छा याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल के प्रभाव को कम कौन करता है, सारक करता है। तो आप लोगों को इसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको एक हल्का सारक लेना होता है, या दुर्बल सारक समझ लो। कौन सा लेना होता है, दुर्बल सारक, दुर्बल सारक लेना होता है। वो क्या करेगा, इस अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। अच्छा अभी हमने नाम पढ़ा, बताया था कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक दुर्बल सारक होता है, इसका पीएच कितना है, 10। ये दुर्बल सारक होता है, इसे अपन लेते हैं जिससे आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा ये दुर्बल सारक है, इसे अपन बोलते क्या है,
ये दुर्बल क्षारक है, इसे बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड का मतलब कुछ नहीं, एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड। एसिड का मतलब अम्ल, और इसके आगे क्या लगा है? एंटी। एंटी का मतलब अम्ल का उल्टा। अम्ल का उल्टा कौन? क्षारक। तो ये कौन है? आपका क्षारक है। तो ये क्षारक ले। उसके अलावा भी आप कुछ भी ले सकते हो। हल्का क्षारक आप खाओगे तो आपके पेट के अंदर जो जलन और दर्द हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? अम्ल अधिक हो गया। कौन सा? एसियल अम्ल। तो इसकी वजह से जो पेट में दर्द हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए भाई, नेक्स्ट बात देखो। इसके बाद हमारे दांतों का क्षय। दांत होते हैं ना, दांतों का क्षय। क्षय का मतलब होता है दांतों का टूटना। दांत टूटना, दांतों का टूटना। भाई दांतों का क्षय होता है। पीएच की वजह से क्या हो जाता है? दंत क्षय। दंत क्षय, दंत क्षय का मतलब दांतों का छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे, टुकड़ों के रूप में ऐसे धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। दांत क्या होते हैं? जैसे आपको पता है दांतों का हमारा सबसे कठोर भाग होता है जिसे बोलते हैं हम एनिमल। एनेमल, क्या बोलते हैं? एनिमल। ये हमारे दांतों का सबसे कठोर भाग होता है। ये बना किससे होता है? कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। ये बहुत मजबूत होता है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत, यहाँ सबसे कठोर भाग है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये दांतों का एनिमल होता है। जो हमारे दांत बने होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है। ये देखो, वैसे ये है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल है। सिंपल। पूछे किससे बना होता है? एनिमल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। होता क्या है? ये कैल्शियम फॉस्फेट का आपका एक क्रिस्टल है। ठीक है ना? अच्छा देखो, अब होता ये है कि जैसे आप खाना खाते हो तो हमारे, जब अपन खाना खाने के बाद कुछ खाना के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों के चिपक के रह जाते हैं, जिसमें कुछ शर्करा हो सकती है या कोई भी खाद्य पदार्थ। ये खाद्य पदार्थ हमारे दांतों के पास रह जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े इनके रह जाते हैं। अब इस वजह से होता क्या है, हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं दांतों के पास, मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया इन खाने के टुकड़ों से क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। ये खाने शर्करा या खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इससे आपके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? अम्ल बनाते हैं। तो अम्ल बनाते हैं तो हमारे जो दांत है, दांतों जो मुंह है, मुंह का पीएच मान बहुत हो जाता है कम। मुंह का पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो मुंह का पीएच है जो आपका 5.5 से कम हो जाता है। मुंह का पीएच जो है वो कितना हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, तब आपके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? दंत क्षय बोलते हैं। आई बात समझ है? तो दांतों का क्षय, इतनी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, दांतों का क्षय हो रहा है तो इसको रोकेंगे कैसे? तो सिंपल सा है भैया, यहाँ क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है। तो आप क्या करो, कोई सारिये दंत मंजन यूज करो। सारिये दंत मंजन यूज करोगे तो आपके मुंह का पीएच क्या हो जाएगा? वापस बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ? भाई सीधा सा है, अम्ल बना, पीएच कितना हो गया? 5.5 से कम। अब आपको इस अम्ल के प्रभाव को कम करना है तो क्या करो? थोड़ा सा सार डाल दो। तो मुंह के अंदर आप अगर जो सारिये दंत मंजन होता है उसका उपयोग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये वापस मुंह का पीएच कम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये देख लो। ठीक है। अब इसके अलावा
अलावा कुछ बातें और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। सिंपल सी बात है, पशुओं और पौधों में आत्मरक्षा के लिए अम्ल या सार कुछ होता है क्या? जो आपके पौधे हैं, पौधे या पशु, ये हमारा लास्ट है पांचवा। पौधे एवं पशुओं में, पौधे एवं पशुओं में आत्मरक्षा के लिए, जो आत्मरक्षा का मतलब ये है कि कोई पौधा या पशु है उसको खुद की रक्षा करनी है, तो वो है आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा के लिए अगर कोई रसायन छोड़े जाते हैं, आत्मरक्षा के लिए रसायन, तो इनके अंदर कुछ रसायन होते हैं आत्मरक्षा के लिए, ठीक है ना, जिससे क्या कर सकते हैं, वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखो नाम सुना होगा मधुमक्खी। जब आप मधुमक्खी के सत्ते के पास जाते हो तो वो क्या करती है भैया, वो आप पर अट्टे करती है और आप पर अट्टे करके आपके डंक मारती है, ठीक है। और डंक मारती है तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, आंखों के मारेगी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी। कैसे होती है? तो मधुमक्खी आपके डंक जो मार रही है उस डंक में एक अम्ल छोड़ती है, जिसको बोलते हैं अपन फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या इसी को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। ये क्या करेगा भैया, ये आपके शरीर के अंदर जाएगा तो दर्द और जलन पैदा करेगा। क्या करेगा? दर्द प्लस जलन। आप देखो पेट के अंदर क्या हुआ, जब HCl बढ़ गया तो दर्द हुआ ना, और क्या हुआ, जलन हुआ। तो इसी तरह से मधुमक्खी ने कौन सा अम्ल छोड़ा, फॉर्मिक अम्ल या फिर आपका कौन सा, मेथेनोइक अम्ल। इससे क्या हुआ, आपके दर्द और जलन होना शुरू हो जाएगी। आंखों के, अगर इसने डंक मारा है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से, ये इनके अंदर आत्मरक्षा के लिए पाए जाते हैं। तो ये भी कौन है, अम्ल है आपका, ठीक है ना, ये भी क्या है, अम्ल है, ठीक है। अच्छा भैया देखो एक पौधा आता है नेटल। कौन सा पौधा आता है? नेटल। पहाड़ियों पर पाया जाता है। ये नेटल जो है, नेटल की क्या होती है, छोटे छोटे कांटे होते हैं। नेटल के क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं। और ये कांटे अगर आप लोगों के सूख जाते हैं तो ये भी कौन सा अम्ल छोड़ते हैं, ये मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। इस वजह से फिर आपका क्या हो जाएगा, दर्द और जलन। अगर आप लोग मान लो वहां जा रहे हो, कहां पर, अगर इस नेटल के पौधे के पास से जा रहे हो तो ये आपके सुई चुबा देगा और कौन सा अम्ल डाल देगा आपके अंदर, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल। फिर क्या हो जाएगा, दर्द और जलन। अच्छा, ये इन लोगों को दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं कि आप आपकी आत्मरक्षा कर सको। लेकिन प्रकृति ने अब आपके लफड़ा हो गया ना, प्रकृति ने तो इसको तो दिए, आप चुपचाप जा रहे थे, आपको मधुमक्खी ने खा लिया, या फिर आप इसके पास से जा रहे थे और आपके ये छुप गया और आपके क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल अंदर चला गया और दर्द और जलन होने लगा, तो आपका नुकसान हो गया ना। तो प्रकृति ने इसको बैलेंस किया। तो प्रकृति ने क्या किया, इसको बैलेंस किया। प्रकृति ने इसको बैलेंस कैसे किया, देखो सिंपल सा किया कि ये जैसे ये जो नेटल पौधा है, इसके जस्ट पास में आपको एक पौधा मिल जाएगा डॉग का। कौन सा मिलेगा, डॉग का पौधा मिलेगा। इसकी पत्तियों को अगर आप रगड़ोगे, आपके जहां पर ये नेटल छुपा है तो वहां पर रगड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दर्द कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या था, अम्ल, और पत्तियां जो कैसी है, वो सारीय है। इस वजह से इसने अम्ल के प्रभाव को क्या कर दिया, कम कर दिया। अच्छा देखो, जैसे मधुमक्खी काटती है ना, तो मधुमक्खी काटती है तो शायद आप लोगों को पता होगा, जैसे बबूल का जो बबूल होता है ना, बबूल का जो फल होता है, बबूल का फल, कच्चा फल, जैसे हमारे भाषा में क्या कहते हैं, खोखा होता है, उसको अगर आप ऐसे उसका रस लगाते हो, खोखे का रस लगाते हो, तो वो क्या हो जाता है, तो वहां पर आपका दर्द कम हो जाता है, वहां पर दर्द कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रकृति ने क्या किया, मधुमक्खी दिया और मधुमक्खी को आत्मरक्षा के लिए फॉर्मिक अम्ल दिया, लेकिन पास में कौन सा उगा रखा है पेड़, बबूल का फल है, खोखा उसका रस है, अगर आप लगा रहे हो वापस बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है,
सार है, ये क्या है, सार है। अच्छा भाई, इसके अगर आपको मधुमक्खी ने खाया, अगर आपने बेकिंग सोडा लगा दिया, कौन सा सोडा लगा दिया, बेकिंग सोडा, ये क्या है, सार है, क्या है, सार है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मान लो लगा दिया, अच्छा नमक लगाते हैं, नमक वैसे होता क्या है, NaCl, अम्ल प्लस सार मिलकर लवण बनाते हैं, तो ये तो है तो लवण, फिर भी ये सारी प्रकृति का होता है। कैसे होता है अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये सारी प्रकृति का होता है। अगर आपने मधुमक्खी ने जहाँ खाया वहाँ लगा दिया तो आपको आराम मिलता है ना। आपके घर में जब अगर किसी को मधुमक्खी काट लेती है तो नमक लगाते हैं, है ना। तो ये सिंपल बातें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, अम्ल और सारकों की, ठीक है ना। तो अगर ये वैसे ये क्लास तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी, 10वीं वालों के लिए तो हुई, घर वालों के लिए भी होगी। हमने सब बातें बता दी कि मधुमक्खी खाया तो क्या करना है, खोखे लाने हैं या नमक लाना है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा भी और कुछ बातें ध्यान रखिएगा, जैसे देखो कुछ और जो आपके पदार्थ है उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देखो सिंपल से है, बुक के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 7 नाम है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको सिरका नाम आपने सुना होगा, सिरका नाम सुना होगा। सिरके के अंदर बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है, किताब देख के नहीं बताना। सिरका, नींबू, कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं बताओ फटाफट। बात करें सिरके की तो इसके अंदर कौन सा अम्ल है, एसिटिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक। अगर बात करें नींबू की तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। अगर अपन बात करें इमली की, किसकी, इमली, कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है ना। अगर हम बात करें टमाटर की, टमाटर होता है ना, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल, सिंपल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल, ठीक है। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल, और आपके टमाटर के अंदर कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा बताओ दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अच्छा भाई कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अच्छा देखो, और देखो संतरा, कौन सा, संतरा के अंदर कौन सा पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। अच्छा ध्यान रखो भैया, नींबू के अंदर सिट्रिक और संतरा के अंदर भी सिट्रिक, ठीक है। अच्छा और देखो सिटी का डंक, कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये लोग ध्यान रखो। और बताओ नेटल के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा, नेटल के अंदर मेथेनोइक अम्ल। और बताओ मधुमक्खी के अंदर कौन सा पाया जाएगा, मेथेनोइक या फॉर्मिक, ठीक है। ये बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सिंपल सी हमारे अम्ल और सारकों के जो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व है, ठीक है ना। अगर पीएच कम हो जाता है तो अम्ल होता है, और अम्ल क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर दर्द उत्पन्न करता है, ठीक है ना। चलो ये ध्यान रखोगे। दही के अंदर कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। संतरा में सिट्रिक, और ये जो सारे डंक है ना जो हमारे लग रहे हैं, ज्यादातर कौन सा है, मेथेनोइक अम्ल है, या फिर इसको कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक है, इमली के अंदर टार्ट्रिक है, नींबू के अंदर वापस सिट्रिक है, सिरका के अंदर एसिटिक है, ठीक है। सिरका और अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, चौथे चैप्टर में, कार्बन वाले में, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पर भी याद रखना है। चलिए भाई इतना ही, बाकी की बातें हम पढ़ेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बढ़िया पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। थैंक यू।